सभी साथियों को एवं विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कल हमने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पर कुछ प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था। आज पुनः प्रश्न संख्या 8 आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 8 जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल क्यों कहा जाता है? इस काल के गद्य साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। भारतेंदु युग में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रियता थी। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, घोर रक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध आदि अनेक विषयों को कविगत अधिकाधिक अपनाने लगे थे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी जनजीवन पर पड़ रहा था। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रभाव से आर्थिक, धार्मिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में पुनः जागरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। गद्य विधाओं में लिखे जाने लगे थे। प्रश्न संख्या 9, भारतेंदु युग में नाटक विधा का विकास किस रूप में हुआ? संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु ने विद्यासुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भरतजननी, मुद्रा राक्षस तथा हरिश्चंद्र ने श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगुनी नाटक लिखे। श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर और रणवीर प्रेम मोहिनी तथा राधाचरण गोस्वामी ने अमर सिंह राठौड़, रामकृष्ण दास ने महाराणा प्रताप, किशोरीलाल व शालिग्राम शुक्ल ने क्रमशः प्रणयिनी परिणय व लावण्यवती सुदर्शन नाटक की रचना की। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। आप देख रहे हैं, द्विवेदी युग की काव्यगत प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता, राष्ट्रीय चेतना, आत्मसम्मान, जातीय गौरव का आस्थावादी स्वरूप। दूसरा है सामाजिक चेतना। तीसरा है सामान्य मानवीय भावना। चौथा है नीति व उच्चादर्शों की प्रतिष्ठा। पांचवा है वर्ण विशेष क्षेत्र विस्तार। छठा है प्रकृति चित्रण। सातवां है हास्य व्यंग का मिश्रण। आठवां है धार्मिक भावना के प्रति आस्था। नौवां है इति व्यकात्मकता। दसवां है कालानुसरण की क्षमता। 11वां है बौद्धिकता की प्रधानता। 12वां है काव्य रूपों की अनेकता। 13वां है अनुवाद कार्य एवं 14वां जो है भाषा व शिल्प सौंदर्य का निर्वाह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, हिंदी साहित्य में कहानी लेखन की दृष्टि से छायावादी काल का महत्व बताइए। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र युग का योगदान लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग को
प्रेमचंद युग का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। पंच परमेश्वर उनकी पहली रचना मानी जाती है। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें से प्रमुख हैं आत्माराम, गुड्डी काकी, विचित्र होली, ग्रहदाह, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, कजात की आदि। इस काल में जयशंकर प्रसाद ने स्वर्णिम अतीत के गौरव का निरूपण निम्न कहानियों के माध्यम से किया। वो कहानियाँ इस प्रकार हैं: प्रतिध्वनि, आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ आदि। इस युग में सुदर्शन, जैनेन्द्र, अज्ञेय, भगवती प्रसाद, वाजपेयी, राहुल, सत्यनारायण, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा उषा देवी मिश्रा आदि ने भी कहानी लेखन में उल्लेखनीय योगदान एवं सराहनीय प्रयास किए। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जयशंकर प्रसाद ने 1918 ईस्वी से पहले ही नाटक लिखने आरंभ कर दिए थे। नाटक इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, करुणालय और राजश्री। उनके प्रारंभिक जो नाटक हैं वह इस प्रकार हैं: उनके द्वारा लिखित विशाख, अज्ञातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और एक घूंट और ध्रुव सामिनी विशिष्ट स्तर के नाटक हैं। प्रसाद ने अपने नाटकों में ऐतिहासिक कथानक लिए हैं तथा उन्हें अतीत के आदर्शों से समन्वित किया है। भारतेंदु युग में स्थापित की गई हिंदी नाटक एवं रंगमंच की परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नया जीवन और नई दिशा प्रदान की। इसी कारण हिंदी नाटक युग में प्रसाद युग का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 13, हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा पर प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न ही है। इसका उत्तर इस प्रकार है: राष्ट्रीय शब्द से राष्ट्र से संबंधित संप्रदाय, धर्म, जाति, सीमित भूभाग, देश की सीमा का बोध होता है। साथ ही इससे उस देश का एक प्रशासक तंत्र से शासित राष्ट्र के भीतर रहने वालों सभी जाति, देश भर के भू क्षेत्र, संप्रदायों, रीति रिवाजों के लोगों का सामूहिक रूप उभरता है। भारतवासियों में एकता बनाए रखने के लिए जो काव्यधारा उभरी, उससे राष्ट्रीयता का विकास 3 रूपों में हुआ। सबसे पहला रूप है पराधीनता का एहसास व उससे मुक्ति पाने का प्रयास। दूसरा, भारतीय चेतना के उदाहरण हेतु देशवासियों में एकता व स्वाभिमान का भाव जागृत करना। तीसरा है प्राचीन संस्कृति के उज्ज्वल रूप को प्रस्तुत करना। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये प्रयोगवाद से संबंधित है। अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक एवं प्रतिनिधि कवि हैं, इस कथन पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर इस प्रकार है: अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक एवं प्रतिनिधि माने जाते हैं क्योंकि अज्ञेय ने सन 1940 के आसपास प्रयोगवादी काव्य आरंभ करने की योजना बनाई और सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन कराया। दूसरा बिंदु है इसी में, प्रयोगवादी काव्य रचने के लिए उन्होंने कवियों को एकत्र किया और उनको प्रोत्साहित किया। तीसरा बिंदु है इस पर, अज्ञेय ने
3 तार सप्तकों का प्रकाशन एक ही व्यवस्था के अनुसार किया। चौथा है, प्रयोगवाद एक नया वाद था। उसे स्थापित करने के लिए उन्होंने नई मान्यताएं प्रस्तुत की और प्रयोगवाद की आवश्यकता एवं उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। 5वां बिंदु है, उन्होंने इस नई काव्यधारा में प्रयोगशीलता पर भी बड़ा जोर दिया। प्रश्न संख्या 15, नवगीत से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, नवगीत या नया गीत नई कविता के तुलना पर रखा गया है। प्रयोगवाद के साथ ही नई कविता का सूत्रपात आधुनिक रुचि वैज्ञानिक दृष्टि के कवियों ने किया। उसी प्रकार नवगीत का भी सूत्रपात हुआ। इस नए गीतकारों ने गीत को अत्यधिक भावुकता, तुकबंदी, रूढ़ एवं प्राचीन शब्दावलियों से मुक्ति दिलाकर एक नई दिशा प्रदान की। इन गीतों में इन कवियों ने घरेलू जीवन का परिवेश है, प्रकृति के अछूते बिंब एवं उनके आसपास का जीवन चित्रण है। इनकी गीतकारों ने ओम प्रभाकर, श्री राम सिंह, मणि मधुकर, बाल स्वरूप राही आदि इसमें प्रमुख हैं। तो साथियों, आज का हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने अगला पाठ लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों का अच्छे ढंग से दोहरान करेंगे। इसी उम्मीद एवं आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।